बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो मोनोटोनिक फंक्शन के हवाले से था। सबसे पहले मैं उस सेक्शन की आपको एक्सरसाइज बताता हूँ जो करने वाली है, फिर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज साइजेस आपने करनी है फॉर सेक्शन 5.6 वो है जी, क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने। 1 2 3 4 5 and then you have 10 and 11। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ये पेज दिया गया हमारे पास 160 पे है। तो ये सारी जो है ना मोनोटोनिसिटी के हवाले से हैं, इन्वर्स के हवाले से हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक्सरसाइजेज है, ये अच्छी तरीके से कीजिएगा क्योंकि रेलिवेंट जो है ना एक्सरसाइज इसी से मिलती जुलती जो है ना एग्जाम में आ सकती हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जो कि डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से है। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इससे पहले भी बीएससी में और एफएससी में आप लोग इस डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो कुछ आइडिया आपको होगा इस हवाले से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले दिया गया है कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ। न्यूटन जो है इसका बानी समझा जाता है, जिसने डेरिवेटिव की प्रॉपर जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुनियाद रखी और इसके साथ लेबनीज भी काम कर रहा था। न्यूटन का जो टाइम पीरियड है आप जानते हैं कि 1642 से लेके 1727 तक है। इसमें जी न्यूटन का किरदार है, इसने डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर काम किया। फिर जो है इसके बिल्कुल पैरेलल जो काम चल रहा था वो लेबनीज ने किया। दोनों का काम इंडिपेंडेंट था, ठीक है जी। और इसके जो है ना लेबनीज जो था वो भी काम कर रहा था। न्यूटन का इंग्लैंड से ताल्लुक था, लेबनीज जो था ना वो आई थिंक जर्मन था। इसे चेक कर लीजिएगा। तो इसकी जो है ना हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा टेलर थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, एल हॉपिटल रूल है लिमिट के हवाले से। एक्चुअली हमारा जो एनालिसिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आपको पता है कि सेट से स्टार्ट हुआ था, रियल नंबर से। फिर हमने उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट दिया, लिमिट का कंसेप्ट आया, लिमिट से जंप किया, कंटिन्यूटी पे आए हम चैप्टर नंबर 5। और अब चैप्टर नंबर 6 से इन तमाम चीज़ों का जो बुनियाद है वो इसी पे बेस कर रही, लिमिट पे एग्जिस्ट करती फंक्शंस के हवाले से है। तो सेक्शन 6.1 जो है, सेक्शन 6.1 द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या चीज़ है? 6.1.1 जो है ना डेफिनेशन है हमारे पास। लेट I be subset of R be an interval and let f from I to R and let C is element of I. We say that a real number L is the derivative of f at C. Derivative of f at C actually definition है। If given any epsilon
there exists delta depending on epsilon such that if x belongs to I satisfies this condition, neighborhood is less than delta, then f of x minus f of c divided by x minus c minus L is less than epsilon. In this case, we say that f is differentiable at c and we write f derivative at c for L. जो L है हमारे पास ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है। एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है। एक ख़ास टाइप का फंक्शन, ये ख़ास टाइप का जो एक फंक्शन बनाया गया नया, इस फंक्शन की जो लिमिट है अगर एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। मतलब ये फंक्शन का ना हमने इस एफ की मदद से एक नया फंक्शन बनाया है, एक नया रिलेशन बनाया है, एक नया रैशनल टाइप का। ये वो अगर ये इस जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी तो कहेंगे कि f हैज अ डेरिवेटिव एट c। इसको ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअली तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग बनती है कि सेकंड लाइन जब कन्वर्ट, सेकंड लाइन की लिमिटिंग केस में जब वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होती है, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है उस पॉइंट पे फंक्शन के, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि ये बताना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास है जी सी, ये हमने एक नेबरहुड लिया डेल्टा टाइप का, डेल्टा एप्सिलॉन फंक्शन हमने ले लिया जी, ये है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ सी है। इस पे हमने सीकंड लाइन ड्रा की। सीकंड लाइन है ना, जब ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी है, ये जब इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स अप्रोचेस टू सी, जैसे ही एक्स मूव करेगा इधर से आए या इधर से आए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, तो ये हमारे पास इस अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसको डेरिवेटिव ऑफ सी कहा गया। तो जो हमारे पास इसका एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्रू आउट। अब आगे इसी नोटेशन को यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो सबसे अहम है, बल्कि एक नेचुरल सा क्वेश्चन रेज होता है कि इसने जो डेफिनेशन दी, इतनी असम्पशन नहीं आई जो है ना, एफ जो फंक्शन डिफाइन करवाया वो आर्बिट्रेरी सेट पे नहीं डिफाइन करवाया, बल्कि वो कहता है कि आर का ना वो सबसेट है जो कि एक इंटरवल है, इंटरवल लिया गया। इंटरवल की वजह क्या है, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि इंटरवल तो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड क्लास हो गई डोमेन। उसने बाकी नीचे जाके एक नोट लिखा है, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ना फंक्शन का ये डेरिवेटिव है सिर्फ ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव ले सकें जिनकी डोमेन इंटरवल हो, उसके अलावा भी ले सकते हैं। कोई ऐसी जो है ना, आप ऐसा डोमेन भी ले सकते हैं जिसमें, लेकिन ये बात आप याद रखें कि आप आई की जगह पे ए लिख दें, ए से आर में मैप हो, जिस पॉइंट पे ए के आपने डेरिवेटिव डिफाइन करवाना ना, उसको क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए। क्लस्टर पॉइंट होगा तो जाके फिर डिफाइन होगा। क्यों क्लस्टर पॉइंट होगा आपके सामने ही है। एक तो ये वाली वैल्यूज एग्जिस्ट करने इसके नेबरहुड में, क्लस्टर पॉइंट और उसके नेबरहुड के अंदर, ये नेबरहुड हमने लिया हुआ है ना, ये नेबरहुड के अंदर। ऑब्वियसली जब क्लस्टर पॉइंट की बात करेंगे तो नेबरहुड मिलेगा, उस पे उसका बिहेवियर जो है ना वो वेल डिफाइन, उस पर लिमिट एग्जिस्ट करे तब जाके कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। So it is possible to define the derivative of a function having a domain more general than an interval. शर्त ये है कि जो C है वो भी उसी सेट का एलिमेंट और वो क्लस्टर पॉइंट भी हो।
लेकिन जो एम एम है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, वो तभी ही है मुमकिन उस तरह के फंक्शन लिए जाएं जिनकी डोमेन के इंटरवल है, या इंटरवल पे फंक्शन की ना डेरिवेटिव को लेके डिफाइन कराया जाए, तब जाके इंटरेस्टिंग बनेगा। तो इस थ्रू और जब हम जो इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन होगी ना, वो आप याद रखें कि ऐसे फंक्शन की होगी जिनकी जो डोमेन है वो एक इंटरवल होगी, आर का, वो आर पे डिफाइन होंगे। रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइन ऑन एन इंटरवल। इंटरवल कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, कुछ भी हो सकता है। इंटरवल सॉरी अनबाउंडेड भी हो सकता है, किसी शक्ल का ए बी है। क्लोज भी हो सकता है, क्लोज पे यूजली नहीं लेता, यूजली ना ओपन पे लेता है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इन एंड पॉइंट्स पे फिर प्रॉब्लम है लिमिट का। इसलिए ना यूजली जब डेफिनेशन देता है डिफरेंशियबिलिटी की, तो कई बुक्स वाले ना उसे डिफाइन कराने के लिए इंटरवल लेते हैं ए बी ओपन। यहाँ पे वैसे जनरली उसने ना इंटरवल कह दिया है, अभी उसने मेंशन नहीं किया कि इंटरवल क्लोज होगा कि ओपन होगा, कहते हैं इंटरवल है। तो इंटरवल की तो शेप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू ए भी हो सकता है, ए टू इन्फिनिटी भी हो सकता है, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरवल। तो ये जो हमारे पास है, ये उसने कहा कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो एफ के ऊपर ना हल्का सा प्राइम है और सी है, इसका मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ना सी पे एग्जिस्ट कर रहा है, जब हमने ये दे दी डेफिनेशन। अब एक जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि अगर नोट किया जाए तो फंक्शन है ना जो, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, ये आप जानते हैं, इसका प्रूफ है 6.12 थ्योरम है। इफ एफ फ्रॉम आई टू आर हैज a derivative at C, then f is continuous at C। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, वो भी आगे जाके देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे। फॉर ऑल x belongs to I such that x is not equal to C, we have f of x minus f of C लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि x इक्वल टू सी नहीं है, तो x माइनस सी जो है ना, x माइनस सी जीरो नहीं होगा। तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स माइनस सी। हमें पता है कि एफ हैज अ डेरिवेटिव। जब एफ का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, एफ डेरिवेटिव एट सी की डेफिनेशन है कि एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब ये हमने एक चीज़ हमने एक ये ना एक ये चीज़ टर्म बना ली, एक टर्म ये बना दी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि सी के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इस चीज़ की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अब अगर हम दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स माइनस सी। तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ सी, इसमें तो एक्स है ही नहीं, इस पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो इस साइड पे हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स माइनस सी। ये कंटिन्यूस मैप है, एक्स माइनस सी ये कांस्टेंट है। जैसे एक्स अप्रोच करेगा सी की तरफ तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट साइड पे ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये डेरिवेटिव है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट सी मल्टीप्लाई बाई जीरो, बिकॉज दिस हैज जीरो आंसर।
ये जो चीज़ हमने ली हुई है 0 है, तो ये ओवरऑल 0 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ सी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि इधर एक्स नहीं है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ सी कांस्टेंट है, तो इम्प्लाइज हो गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो डेरिवेटिव का क्राइटेरिया यही कहता है, सी लिमिट पॉइंट भी है, सी जो है ना आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो इम्प्लाइज दैट एफ इज continuous at C. Converse of theorem 6.12 is not true. ये रिमार्क है हमारे पास। Converse of theorem 6.1.2 is may not be true. May not be true. That is, if f is continuous at C belongs to I, then it need not be differentiable. Then it need not be differentiable at C. For example, if f of x is equal to square root of x, x belongs to R, तो इसका आप देख सकते हैं कि ये ना इसकी ये जो है ना कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है बहुत दफ़ा हमने इसका, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये कॉर्नर एज है, x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो लिमिटिंग बिहेवियर भी 0 दे रहा है, और साथ हम जानते हैं कि लिमिट भी 0 है, और साथ ये f ऑफ 0 के इक्वल भी है, तो इम्प्लाइज दैट f इज continuous at 0. However, if we take the limit, if we consider x is non-zero, f of x minus f of 0 divided by x minus 0, f of 0 तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये x mod और x आ जाएगा, if x is greater than 0, then this term equal to 1, अगर लिमिट अप्रोच करें x approaches to, if x is greater than 0 and x approaches to 0, then this term x mod over x is equal to 1, because x is greater than 0, तो x greater than 0 तो x over x आ जाएगा जो कि 1 है, इसमें अगर आप ये लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 1 आ गया जी, ठीक हो गया। अगर ये है जी x approaches to 0 from right, दूसरी साइड से आते हैं x approaches to 0 from left, तो ये माइनस एक्स ओवर एक्स आ जाएगा जो कि -1 है, लिमिट x approaches to 0 नेगेटिव -1 विच इज इक्वल टू -1, तो एक साइड से पॉजिटिव 1 आ रहा है, एक साइड से नेगेटिव 1 आ रहा है, तो ये इम्प्लाइज किया कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। अगर आप गौर करें, ये देखें, ये मैंने ग्राफ बनाया इसका, एक्स मोड का ग्राफ है, सिर्फ 0 पे एच बन रहा है, एच की वजह से ना ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी साइड में तो ये एक लाइन है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। एक्स मोड की डेफिनेशन है मेरे पास एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स नेगेटिव, सो ये हमारे पास ओवरऑल जो फंक्शन है, ये वो एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना आगे, वो ये है कि उसने एक रिमार्क दिया है इस थ्योरम के बाद, एक पैराग्राफ था जिसमें ये मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किए, फिर एक रिमार्क कहता है। रिमार्क बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वेस्ट्रास जो था ना 1872 में, के वेस्ट्रास ने
एस्ट्रा ने जो है ना एक ऐसा फंक्शन फाइंड किया जिसको ना उसने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 0 to infinity 1/2n cos 3 power nx। ये वो फंक्शन है जो कि डोमेन के हर पॉइंट पे इट इज implies that f is continuous at every point of the domain। इसकी डोमेन बेसिकली but derivative does not exist anywhere, but derivative does not exist anywhere। ये बड़ी टेक्निकल सी और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ये वो फंक्शन है जिसका जो कि वेस्ट्रास ने 1872 में फाइंड किया था। इस टाइप के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो डोमेन के हर पॉइंट पे एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन ये डेरिवेटिव इनका एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी पॉइंट पे। इसके जो प्रूफ है वो आपको मिल सकता है, इसके नीचे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। हॉकिन की एग्जांपल दी हुई है, क्लाइन पेजेस दिए हुए हैं और अपेंडिक्स दिया गया है ई में। इसी बुक का जो अपेंडिक्स है उसमें ना इसी से मिलती जुलती एग्जांपल दी गई है कि उसमें उसने ना इसी टाइप की एग्जांपल है, उसमें उसने प्रूफ दिया हुआ है। इसी बेस पे इसका भी प्रूफ आप कर सकते हैं। ये कि ना इसलिए मैंने एक रिमार्क दिया कि पिछले वाली जो काउंटर एग्जांपल थी उसमें सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं था, बाकियों पे था। लेकिन ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें कंटिन्यूस है फंक्शन हर पॉइंट पे, लेकिन इसके हर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उधर सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था, यहाँ पे हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे चलते हैं जी, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं कि फंक्शन का जो अगर फंक्शन का दो फंक्शन उनको ऐड किया जाए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं होंगे, उनका डेरिवेटिव क्या आएगा। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर क्वेश्चन लेंगे तो वो विजिट करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कि थ्योरम है हमारे पास 6.1.3। इससे मतलब जो थ्योरम आप पहले भी कर चुके हैं बीएससी में। लेट आई बी सबसेट ऑफ आर, f from I to R। obviously f and g both are there। ये f और g दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन जो है ना उनकी डोमेन कॉमन है, I से और R पे जा रहे हैं। एंड c belongs to R is a fixed real number। then we have number A। if सॉरी इसमें ना थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया, मैं अभी तो सी ले रहा था, इधर अल्फा लेने चले। let f and g are two functions differentiable at c, differentiable at C, then alpha belongs to R, then alpha f is differentiable at C, and moreover alpha f whole derivative at C is equal to alpha times f derivative at C, जिसे आप बहुत दफा अप्लाई भी कर चुके हैं कि फंक्शन है ना, अगर अल्फा टाइम्स एफ है उसका पूरे का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर एफ का डेरिवेटिव निकाल के उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें। बी पार्ट में है अगर एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल एक ही पॉइंट डिफरेंशिएबल सी पे है, देन द फंक्शन एफ प्लस जी इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड f plus g whole derivative at c is equal to f derivative at c plus g derivative at c। सिमिलरली वी हैव, अच्छा ये ए और बी जो पार्ट है ना प्रूफ इनके बड़े आसान है, ये खुद करने हैं। ये एक्सरसाइजेज भी समझ रही दोनों के जो प्रूफ है ना, ये एक्सरसाइज है, डू योर सेल्फ। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ना दो पार्ट, तो इसके और जो है ना हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सी पार्ट है प्रोडक्ट रूल, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ये आप पहले इसे बहुत दफा बनाई भी कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल है जी, एफ प्लस एफ जी अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ जी जो है ना इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डेरिवेटिव एट सी इंटू जी मल्टीप्लाई बाई जी एट सी प्लस एफ ऑफ सी इंटू
derivative at derivative of c at derivative of g at c. And we have another rule which is called quotient rule. क्वेश्चन रूल क्या कहता है जी, एफ प्लस जी है ना, एफ और जी अगर हमारे पास है ना, ये कंडीशन लेनी है, इफ जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन एफ ओवर जी इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड एफ ओवर जी होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एट सी, ऑब्वियसली सी एक पॉइंट में लिया हुआ है, इनटू जी ऑफ सी माइनस f of c into g derivative at c divided by gc whole derivative square. ये एक हमारे पास फार्मूला है, अक्सर इस फार्मूले को आप अप्लाई कर चुके हैं बहुत जगहों पे, इसको प्रूफ भी किया हुआ है आप लोगों ने, तो मैं इसका फिर भी शॉर्टली जल्दी जल्दी इसका प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। कुछ आर्गूमेंट्स हैं वो कर लेते हैं, बड़े आसान से है जी। प्रूफ हम करेंगे सिर्फ सी और डी पार्ट का, प्रूफ है जी अब सी पार्ट का। पी हमने एक ले लिया है जो मल्टीप्लिकेशन है ना इनकी डिफाइन है एफ और जी की, क्योंकि एफ और जी जो है ना दोनों की डोमेन है आई और आर पे जा रहे हैं और डिफरेंशिएबल भी है, ये हमें गिवन है डिफरेंशिएबल एट सी, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल है सी पे। एक लेट कर लेते हैं जी, एक नया ये ना ये दो ऐसे लगा के ना डॉट इसके साथ इक्वल लिखे ना, इसका डेफिनेशन है, एक नया फंक्शन डिफाइन करवाया जो एफ और जी का प्रोडक्ट है, एंड लेट एक्स देन फॉर x belongs to I, x is not equal to c लिखना जरूरी है क्योंकि हमने x माइनस c लेते हैं ना, उसे डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव के लिए, ऐसे x लिए हैं जो c के इक्वल नहीं है। we have p of x minus p of c over x minus c which is equal to, obviously p किसके इक्वल है, p of x is equal to f of x into g of x minus f of c into g of c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। बड़ा आसान है, इसके अंदर ऊपर वाले जो हमारे पार्ट पे ना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ ऑफ सी जी ऑफ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया एफ ऑफ सी जी ऑफ एक्स प्लस किया एफ ऑफ सी जी ऑफ एक्स माइनस किया एफ ऑफ सी जी ऑफ सी, डिवाइड किया इसे एक्स माइनस सी से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी रहेगी। उसके बाद हम इसे रीअरेंज करके ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से ऊपर वाले पोर्शन में से ना हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन अलग कर लेते हैं प्लस करके, फिर दूसरा पोर्शन के साथ उसको भी ऐड कर देंगे इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया, प्लस आ जाएगा बीच में, फिर उसमें से ना जी ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सी उसमें से कॉमन लेंगे तो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ सी इनके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल लिख दिए, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट सिंस जी इज कंटिन्यूस एट सी, क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि जी डिफरेंशिएबल है। पिछले थ्योरम में हमने 6.1.2 किया था कि एफ और जी क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होंगे, कंटिन्यूस होंगे तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी हर पॉइंट पे, तो जी जो है सी पे भी कंटिन्यूस होगा, एफ भी कंटिन्यूस होगा जी पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी p of x minus p of c over x minus c is equal to limit x approaches to c, इसके अंदर ना दो टर्म्स है f of x minus f of c over x minus c into g of x, g of x minus g of c over ये पूरे के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है g of x, x माइनस सी इसके पूरे के साथ f of c मल्टीप्लाई हो रहा है, वाइड लिमिट है। अब लिमिट की ना हमारे पास रिजल्ट है, चैप्टर नंबर 4 में हमने किया था कि अगर दो फंक्शन हैं दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, ये फंक्शन एक है ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना, ये जरा मैं इसको ना पॉइंट आउट कर दूँ, एक ये मैप है, एक ये है, एक ये है और एक ये, चार हो गए ना। तो लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिट f1 g1 f2 g2 होगा ना, इसको अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट
f1 लिमिट g1 लिमिट f2 लिमिट g2। तो इस तरह से करके अब इसकी क्योंकि फंक्शन f डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन g डिफरेंशिएबल तो g कंटिन्यूस होगा, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू c f ऑफ c over x minus c limit x approaches to c g of x plus limit g of x minus g of c divided by x minus c मल्टीप्लाई इधर करूँगा ना, इसे भी नीचे लिख देता हूँ। लिमिट f ऑफ c x approaches to c। ठीक हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव बन गया f डेरिवेटिव एट c, क्योंकि c जिस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इनटू ये g की लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो g ऑफ c आ जाएगा प्लस g डेरिवेटिव एट c आ जाएगा, साथ f ऑफ c आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी, ये p तो f और g होल डेरिवेटिव एट c हो जाएगा। तो ये प्रूफ मुकम्मल हुआ। प्रोडक्ट रूल ऑब्टेन हमने कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन रूल के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि नोट करने वाली हैं। सेम यही आर्गूमेंट यूज होंगे डी पार्ट में। उस पर हम एक नया फंक्शन लेते हैं f ओवर g। हमने ले लिया g ऑफ c ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 है और g डिफरेंशिएबल भी है। f और g बोथ आर हैज ए कॉमन डोमेन एंड डिफरेंशिएबल एट c। ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो q ऑफ x माइनस q ऑफ c लेंगे और x माइनस c लेंगे। g ऑफ c अब 0 के इक्वल नहीं है ना, तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो नोट करने वाली है कि मतलब अगर एक g मैप है, कंटिन्यूटी हमें कहती है कि अगर इसको ऐसे लीजिए, इसको ना मैं ये देखें, एक मैप लिए मैंने, फॉर एग्जाम्पल वो 0 नहीं है, ये c पॉइंट है, ये g है। तो c के ना नेबरहुड के अंदर ना वो नॉन जीरो रहेगा, ऐसा नेबरहुड लाजमी मिलेगा। जो उसने आर्गुमेंट दिया ना कि j एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कंटेन इन i सच दैट g ऑफ x is not equal to 0 for all x belongs to j। so we have this type of j। ये j है ना, ये ऐसा मिलेगा, ये पूरी डोमेन i इंटरवल ये है, इसके अंदर एक ऐसा इंटरवल j मिल रहा है जिसके ऊपर फंक्शन का बिहेवियर एकदम चेंज नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूटी है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आए फिर बाकी जगहों पे ना ये नीचे चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं एक साथ और ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जी ऑफ ये है सी, जी ऑफ सी नॉन जीरो है, लेकिन बिल्कुल अचानक जो है ना बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हो सकता कि इधर आ जाए जंप करके जीरो हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। एक वैल्यू ये ले रहा है फिर अचानक ये ना बाकी वैल्यूज पे इधर आ गया है, तो नीचे चला गया ऐसे, ये ऐसा नहीं हो सकता। कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी। कंटिन्यूटी कहती है कि उसको जोड़ के रखेगा, एकदम जंप नहीं करेगा। अगर किसी एक पॉइंट पे 0 के इक्वल नहीं है, सी पे 0 के इक्वल नहीं, तो उसके जो नेबरहुड होगा ना छोटे से छोटा, उधर भी वो नॉन जीरो रहेगा। ये आर्गुमेंट बहुत अहम है, ये चाहिए, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद आप नीचे ना बाकी बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी वो कहता है कि सिंपली क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू ऑफ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस माइनस टर्म्स करेंगे इसमें, और फिर उसे इस तरह से रीअरेंज करके लिमिट अप्लाई करके आप उसका आंसर ऑब्टेन कर लेंगे। जो कि आगे इसने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक था, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें वो करना क्या चाहता है। इस तरह से आप क्वेश्चन रूल भी ऑब्टेन कर लेंगे लिमिट के अंदर। बाकी सिर्फ ना लिमिट की प्रॉपर्टीज़ हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल हैं, वो कॉन्टीन्यूस हैं। तो उसके अंदर तो आपने सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद रीअरेंज करना है और लिमिट अप्लाई करनी है, और उसके बाद आप अपना आंसर ऑब्टेन कर लेंगे। ये है छोटा सा प्रूफ। इसके बाद हमारे उसको ये तो रिजल्ट थे दो फंक्शन के लिए एफ और जी। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एफ और जी F1 F2 सो ऑन Fn हो। तो अगर उनकी एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये एडिशन क्या है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। उनका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डेरिवेटिव 1 डेरिवेटिव प्लस F2 डेरिवेटिव प्लस सो ऑन प्लस Fn डेरिवेटिव। ये आप इस तरह से इसे ले सकते हैं। ये है जी, थोड़ा सारा मैं राइट करना चाह रहा था।
तो F1 डेरिवेटिव आ जाएगा, इस तरह से, सो और प्लस Fn डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए क्या है जी, प्रोडक्ट रूल भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसी एक क्रोलरी दी है उसने, क्रोलरी दी हुई है 6.1.4, उसका ए पार्ट में ये कहा हुआ, बी पार्ट जो है ना वो हमारे पास है F1 F2 सो और मल्टीप्लाई हो रहा है, Fn का डेरिवेटिव लिया हुआ है, वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास F1 डेरिवेटिव एट C, F2 ऑफ C एंड सो ऑन Fn ऑफ C प्लस F1 ऑफ C ऐसे कैसे आ जाएगा, F2 डेरिवेटिव एट C आएगा एंड सो ऑन Fn ऑफ C वैसे के वैसे आ जाएंगे एंड प्लस सो ऑन। तो इसको ना अगर आप जनरली लिखना, फार्मूला दिया हो इसका, एंड फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने हैं तो उनका भी प्रोडक्ट रूल एग्जिस्ट करता है। और पर्टिकुलरली अगर आप इन पर्टिकुलर इफ वी हैव F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू सो ऑन, सारे इक्वल हो फंक्शन, तो फिर हमारे पास F जो n है उसकी पावर, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n इंटू F, ऑब्वियसली एट C ले रहे हैं, डेरिवेटिव FC की होल n-1 F डेरिवेटिव एट C। पेज नंबर, ये सारी जो क्रोलटी दी हुई है ये पेज 165 पे दी हुई है, 164 से शुरू होती है लास्ट से और 165 तक जाती है। उसके बाद रोटेशन है, डेरिवेटिव की रोटेशन हम यूज कर रहे थे F डेरिवेटिव, इसी बुक के अंदर ना आप पीछे ना इसकी रोटेशन जो यूज कर रहे हैं ना, इसके ऊपर जो प्राइम लगाया हुआ, कहता है इससे कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हम उसे रिस्ट्रिक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये है ना, बजाय ये कि ये यूज करने के ये इक्वल है डी के, और बाज़ जगहों पे बाज़ जो लेबनीज ने नोटेशन यूज की थी ना वो डी और डी एक्स की थी, इससे ना ये जाहिर होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पर कौन सा यूज हो रहा है। तो ये नोटेशन जो है ना, ये नोटेशन है, एक ये नोटेशन है, ये नोटेशन है, मतलब एफ डेरिवेटिव लिखें या डी एफ लिखें या डी एफ ओवर डी एक्स लिखें, ये बात एक ही है। ये तीन तरह के नोटेशन है, उसके बारे में ना उसने इसी पैराग्राफ में बताया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। इस रैली में अगर कोई कन्फ्यूजन है, बाकी आगे जो है ना हमारे पास चेन रूल है, चेन रूल के लिए ना कैराथोडोरी थ्योरम दिया गया, पहले कैराथोडोरी थ्योरम है हमारे पास, वो देखना है। फिर चेन रूल है जी, प्रोडक्ट चेन रूल कैसे अप्लाई किया गया, दो फंक्शन उनकी कंपोजिशन ली जाए, उसका डेरिवेटिव लीजिए तो कैसे हम उसे रिलेट कर सकते हैं बाकी दोनों फंक्शन के साथ, उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आप लोगों ने पढ़ना है। फिर अगला जो है ना हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा वो भी बताया गया है। अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम ये चीज़ें करेंगे, इसे रिवाइज भी करेंगे, उसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें, ये जो हमारे पास चैप्टर है ये सबसे अहम चैप्टर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना पूरा जो हमारे पास निचोड़ है रेल एनालिसिस 1 का वो इसी चैप्टर में आएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी भी आ चुकी है, लिमिट भी आ चुकी है और फार्मूलाज भी उसी के यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से फिर आगे मीन वैल्यू थ्योरम हमने करने हैं, सेक्शन 6.2 है, इसको ना हम तकरीबन हमारे पास नेक्स्ट 2 वीक्स हैं इंशाल्लाह ताला, हम 2 वीक्स में 6 एक लेक्चर है, तो इसमें मेरी टारगेट ये है कि इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा और इससे आगे भी एक आधा चैप्टर जो भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। अगर एटलीस्ट इस चैप्टर को तो मैंने लाजमी ख़त्म करना है, आगे जैसे टाइम मुझे मिला बाकी चीज़ें भी मैं देखूँगा इंशाल्लाह। तो इसी पे अपना अख्ताम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।